मतलब ना समाचार बुझाता बहुत जाता। करंट पड़ने से लोग भाग रहा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है। हाँ, बिना करंट के नौकरी नहीं लगे वाला ना, तो ना पढ़े के बाद कोहा लोग कहला मुंह मेहनत करते आके नोट्स बनाना ये वो 50 बहुत इसमें झमेला है। इतना बढ़िया सनीचर के आराम करत रही वो सुख चैन छीना गल। तो हम आप लोग के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं तो आप लोग को भी 5 कदम बढ़ाना चाहिए। आप लोग तो ये किए हैं बेचारा, जो आवे लग हुए सुनेला जरा सुने के जरूरत आई नहीं आ रहा है ना। बीपीएससी का एग्जाम है ना, कौन 12 तारीख को है ना, तो देखिएगा कौ महीने का दर्पण पढ़ लिए हम लोग, 4 महीना, 4 से 12, 25 से 30% करंट बन जाएगा, आसानी से बनेगा एकदम। आ रहा है, मिलाइएगा, देखिएगा पढ़ने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है। हाँ, इस महीने का अगर पिछले 4 महीने का होगा, हमको लग रहा है ज्यादा बनेगा, कम नहीं बनेगा, ज्यादा बनेगा। चलिए शुरू किया जाए। तो फरवरी में हम लोग राष्ट्रीय पढ़ लिए हैं और अभी तो दर्पण आया नहीं होगा। कहां से आएगा? 12 के बाद आवेला। तो कहे का मतलब हमनी के पास 4 दिन बा, आराम से बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी मैनेज हो रहा है तो भी मैनेज हो जा रहा है। तो हम लोग के पास अभी आज कल और एक सब उधर 2 दिन और 4 दिन में हम लोग को खत्म कर देना है। चलिए ठीक है, मतलब पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जहां बैक लगा वहां बैक लगते रह जाता है, इसीलिए। चलिए, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में आते हैं और पहला ही न्यूज एकदम देश हित से संबंधित है कि नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का नक्शा तो काफी आप लोग देख चुके हैं। उसका जो ये एरिया है तवांग, ये वाला एरिया एकदम देखिएगा, क्या बोलते हैं, पश्चिम साइड में है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम साइड में तवांग है। और इसी चीज को लेकर के जो है भारत चीन के बीच अक्सर झड़प होते रहता है, ठीक है ना। और भारत चीन के बीच में LAC है, पढ़ाए हुए बताया है कि नहीं है। ये जो LAC लाइन जो पीला वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको बांधा जाता है। और आप देख रहे होंगे नक्शा में, ये भारत का एरिया है, फिर भी जो है इस पर अभी वर्तमान में चीन का अधिकार है। और वो चाह रहा है इस एरिया पर भी, कहा गया यहाँ पर, इस एरिया पर भी वो अधिकार करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो ये LAC वाला पीला वाला लाइन है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये तो खास पीला वाला एकदम आइए गया अंदर में, लेकिन ये अभी अंदर में नहीं है, लेकिन इसी को लेकर के ये विवादित क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है हम बताएंगे आज आपको, क्योंकि काफी चर्चित बिंदु है, तो इसको लेकर के हम कहानी सुनाएंगे। चलिए पहले न्यूज देख लेते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर में लेह क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा पार करने का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC के अतिक्रमण है ना। LAC यहाँ पे हम दिखाएं अभी आपको, ये तो अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन ये वाला भी अतिक्रमण, ये पीला वाला जो लाइन है, हाँ ये वाला जो लाइन है ये है ना LAC, ये वास्तविक लाइन है ना, हाँ, के अतिक्रमण का प्रयास चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर 2022 को किया। कितना तारीख को किया? हाँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिसे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से विफल कर दिया। भारतीय सैनिकों के दबाव में चीनी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हुए। 9 दिसंबर की इस झड़प से कुछ दिन पहले भी चीनी ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा के काफी निकट आ गए थे, जिन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना को अपने लड़ाकू विमानों को सक्रिय करना पड़ा था। तवांग जो एरिया है उसमें 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प उस समय हुई जब कंटीली लाठियों एवं डंडों के साथ लगभग 300 चीनी सैनिक इस क्षेत्र में यांगत्से में भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए वहां पहुंचे, है ना। जगह है यांगत्से, वहीं पर वो लोग भारतीय पोस्ट बना होता है, उसको हटाने के लिए 300 चीनी सैनिक लाठी डंडा लेकर पहुंच गया सब, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, है ना। चलिए उस सुकून में, हाँ देखे टीवी पर तो आया क्या था,
मारा पीटी हो रहा था। हाँ, मुका मुकी, लाठा लाठी, कुश्ता कुश्ती, गोली नहीं चला। हाँ, बल्कि बाद में गोली भी चला इसे। हाँ, लाठा लाठी किया सब। हाँ, थोड़ा भारतीय जवानों को भारी पड़ते देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। इस झड़प में जो है 6 भारतीय जवान घायल भी हुए। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर को संसद में एक बयान में बताया कि पीएलए सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगसे में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास 9 दिसंबर को किया। चीनी सैनिकों के इस प्रयास का हमारे सैनिकों ने दृढ़ता से सामना किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, हाथापाई भी हुई तथा इस झड़प में दोनों ओर से सैनिकों की चोटें आई। उन्होंने सदन को बताया कि इस झड़प में हमारा कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा भी इस संबंध में एक वक्तव्य 13 दिसंबर को ही जारी किया गया, जिसमें सीमा पर हालत को स्थिर बताते हुए चीनी सैनिकों के घायल होने की कोई जानकारी नहीं दी गई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्ष कूटनीतिक एवं मिलिट्री चैनलों के जरिए वार्ता करते आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस झड़प के बाद भारतीय कमांडरों ने शांति बहाल करने के लिए चीनी कमांडरों के साथ फ्लैग मीटिंग की, जिसके बाद मामला सुलझा लिया गया है ना। लेकिन कहीं ना कहीं शेर के मुंह में जो है खून लग गया है। चीन है, किसी को बकसता नहीं है ना, उसका नजर इसमें पड़ गया है। आखिर नजर क्यों पड़ा है, उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका इतिहास, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो मामला हर बार विवादित होता रहता है ना। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। देख लीजिए, पहले हेडिंग है, चीन जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत कहता है। और कहता है तिब्बत मेरा है, तो अरुणाचल प्रदेश किसका है? हो गया, रीजनिंग हो गया। वो मामला देख रहे हैं कैसे अटक रहा है। वो तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के नाम से बुलाता है अपने यहाँ। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रिटानी शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला, तवांग वाला एरिया दिखाए नक्शा में अरुणाचल प्रदेश मिला, तो सीमा रेखा का आकलन अब शुरू हो गया, है ना। बौद्ध मंदिर मिला तो स्वाभाविक था कि भाई बौद्धी लोग भारत के थे, वहां पे जाकर बसे थे। हाँ, 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र देश माना ही नहीं, वो उसे अपना मानता है। देखिए, मुद्दा लगभग वही है जो जम्मू कश्मीर और भारत का है ना, उस तरीके का ये रहा। तो चीन जो है कभी भी तिब्बत को स्वतंत्र नहीं माना। उसने 1914 के शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना था, क्लियर कह दिया कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा है तू अपना समझो, हमको तुम्हारे मैटर में क्यों पढ़ने। लेकिन जो तवांग वाला मैटर है, जो अरुणाचल प्रदेश में भारत के भूमि में है, उसको तुम दक्षिणी तिब्बत मानते हो। प्रॉब्लम यहाँ ये है ना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम। वहां तिब्बती बौद्ध लोग आकर अपना बसेरा बसाए हुए थे, मंदिर बनाए हुए थे। ठीक है, और चूंकि चीन तिब्बत को अपना मानता है, तो तवांग को भी उसने अपना मान लिया। ठीक है, 1950 तक की ये कहानी आया। 1949 में क्या होता है, चीन में माओ से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। मतलब माओवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार चीन में बन गया। तो वहां का जो मूल पार्टी था वो वहां से भाग गया, है ना। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने खुशी से मान्यता दे दी, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश था भारत। कि चीन बगल में पड़ोसी है, काफी सांस्कृतिक समानता है, तो हम लोग काहे उससे झगड़ा करने जाए। जबकि चाहता तो भारत उसको मान्यता नहीं देता। जबकि क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, नया पार्टी, वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध सरकार बना था। फिर भी भारत ने कहा चल भाई तू कम्युनिस्ट के सरकार रहो, हम तुमको मान्यता देते, तुम्हें ओरिजिनल चीन हो। जबकि अमेरिका ने मान्यता नहीं दिया। यार इन लोग पढ़ रहे हैं, सब कहानी सुना है।
अमेरिका ने मान्यता नहीं दी उसको, लेकिन भारत ने उसको मान्यता दे दिया। हाँ, और राजनीतिक संबंध भी स्थापित किया। चीन को इस तरह प्राथमिकता देने वाला भारत गैर कम्युनिस्ट देश बना। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर के भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। सीधे कहा भाई तिब्बत भी तोरे हल्ले, लिख के दे देता नहीं, हटा, हमारा उससे कोनो मतलब नहीं है। मतलब भारत ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया गया। 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, अभी पढ़े हम लोग, मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा माना गया। मैकमोहन रेखा जो कि तिब्बत के बाद था, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत ही चीन का हिस्सा भी मान लिया। मैकमोहन रेखा अलग रेखा है, समझ रहे हैं ना। फिर भी 1954 में नेहरू जी ने कहा चल भाई मैकमोहन रेखा को छोड़, ये तिब्बत वाला एरिया भी तुम्हारा है। 1954 से 57 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री बने थे चाउ एन लाई। 4 बार भारत आए, खूब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। अक्टूबर 1954 में नेहरू जी भी चीन गए, एकदम ऐसा लग रहा था एकदम भाई सही बानी सन हम। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया था और उसे अपने नियंत्रण में भी ले लिया था। तिब्बत पर चीनी हमले ने पूरे इलाके का जियोपॉलिटिक्स ही बदल कर रख दिया था। चीनी हमले से पहले तिब्बत की नजदीकी चीन की तुलना में भारत से ज्यादा थी, है ना। चीन जो हमला किया तिब्बत पर, है ना, उससे पहले भारत जो है, भारत और तिब्बत का संबंध ज्यादा अच्छा था, है ना। आखिरकार तिब्बत एक संप्रभु मुल्क नहीं रहा, माने अंततः तिब्बत एक संप्रभु देश नहीं रहा। भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1995 के दशक के मध्य में शुरू कर दी। अब भारत वाला एरिया में भी जहां जहां उसको बौद्ध मंदिर मिलता गया, उस सब का तिब्बते है जबरदस्ती, है ना। और उस एरिया में भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। और इस क्रम में उसने 1957 में चीन ने ऑक्साई चीन के रास्ते पश्चिम में 179 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना लिया, जो जम्मू वाला एरिया में दिखाए हैं नक्शा में। सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों की पहली भिड़ंत होती है भारत और चीन के सैनिकों की 25 अगस्त 1959 को, लेकिन ये छोटा मोटा भिड़ंत था। हाँ, चीनी गश्ती दल ने नेफा फ्रंटियर पर लोंगजू में हमला किया था। इसी साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के कोंगाका में भी गोलीबारी होता है, जिसमें 17 को भारतीय सैनिक मर गए। चीन ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता करके कहा कि नहीं, हम लोग नहीं, अब भारतीय सेना ने अतिक्रमण किया इसलिए ऐसा हुआ है। भारत ने तब कहा था कि उसके सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, एलएसी भी बना एलओसी। चीनी हमले के बाद ही तिब्बती बौद्ध धर्म, जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया 1959 के आसपास में, है ना, उस पर अधिकार करने के लिए, तो कहानी देखिए क्या बनता है। तो चीनी हमले के बाद तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु थे उस समय दलाई लामा, उनको वहां से भागना पड़ा। और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में कदम रखा। 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल ही बेचारा पहाड़े पहाड़े नुका छुपा के भागना शुरू किया था, और 31 मार्च को भारत में आया था वो, और हिमाचल के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिन बाद भारत में प्रवेश कर गए थे। अप्रैल 2017 का बात है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की। चीन जब भी कोई विदेशी या भारतीय बड़ा नेता अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो चीन को बड़ा तकलीफ होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई विदेशी राजदूत आए, राजनयिक आए, वो चीन का यात्रा अरुणाचल प्रदेश चला जाए तो चीन कहता है नहीं, ये सही नहीं है ना। तो अप्रैल 2017 में दलाई लामा जी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए, तो चीन ने कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि भारत को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी और इससे भी भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2 जून 2017 को मोदी जी ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि चीन और भारत में भले ही सीमा विवाद है, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर पिछले 40 सालों में एक भी गोली नहीं चली है। मतलब 62 के युद्ध के बाद में एक भी गोली नहीं चली, ऐसा बात मोदी जी ने 2017 में कहा। चीन ने भी मोदी जी की इस बात का स्वागत किया और हाथों हाथ लिया, लेकिन भारत अब यह भी कहने की स्थिति में नहीं है कि जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक के बीच हिंसक झड़प नहीं हुआ, यानी गलवान वाला एरिया में दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ है। भारत के 20 सैनिकों की मौत हुई थी
और चीन से आई जानकारी के मुताबिक उसके 4 सैनिक मरे थे। जहां भारत के 20 मरे गलवान घाटी में, वहां चीन के। इसी बीच कई इलाकों में हल्की फुल्की झड़पें भी होती रही है और अब तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो रहा है। एक्चुअल थोड़ा सा दलाई लामा का नाम आया तो इनके बारे में भी जानिए। काफी चर्चित व्यक्ति हैं। एक 87 साल के बुजुर्ग से इतना क्यों चिढ़ता है चीन, है ना? दलाई लामा को क्यों देखना नहीं चाहता है, सीधा बात। तो जैसा कि अभी कहानी बताएं कि 31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्म गुरु ने भारत में कदम रख लिया, है ना? और 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल ही निकल पड़े और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों के बाद भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। यात्रा के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर कई लोगों ने यह शंका जताने लगे थे कि उनकी मौत हो गई। बहुत दिन तक वो गुमनाम रहे, जिसके वजह से हल्ला हो गया कि दलाई लामा मर गए हैं। हाँ, दलाई लामा के साथ कुछ सैनिक और कैबिनेट के मंत्री थे। चीन की नजरों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात में यात्रा करते थे और दिन में कहीं जंगल झाड़ी में छुप जाते थे। ठीक है, टाइम्स मैगजीन है अमेरिका का, उसके अनुसार बाद में यह भी अफवाह फैल गया कि बौद्ध धर्म के लोगों की प्रार्थनाओं के कारण, मैंने बौद्ध ही लोग प्रार्थना किए कि मेरे गुरु को बचा लो, प्रार्थनाओं के कारण अचानक से धुंध बन गया, माने भयानक कुहासा छा गया और बादलों ने लाल जहाजों की नजर से उन्हें बचाए रखा। लाल जहाज माने चीन के हवाई जहाज से बचाए रखा और इस तरह सुरक्षित वो भारत पहुंच गए। ऐसा बात टाइम मैगजीन ने लिखा है। दलाई लामा 85 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता है। चीन तिब्बत पर अपना दावा पेश करता है। चीन जो है तिब्बत पर अपना दावा पेश करता है। 85 साल के इस बुजुर्ग से चीन इतना चिढ़ा क्यों रहता है? जिस देश में भी दलाई लामा जाते हैं वहां की सरकारों से चीन आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताता है। ये सब सवाल है। चीन दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता है और मानता है कि यह व्यक्ति के वजह से तिब्बती भारत चाइना में सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि दलाई लामा का नो डाउट इच्छा है कि तिब्बत एक अलग देश बने। ठीक है, तो इसीलिए चीन दलाई लामा को क्या मानता है? अलगाववादी नेता मानता है। वह सोचता है कि दलाई लामा उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दलाई लामा अमेरिका भी जाते हैं तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं। हालांकि 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा से भेंट मुलाकात किया था। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है वास्तव में, है ना। 1409 में जे सिंखपा व्यक्ति का नाम है, बौद्धि, जेलक स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। यह जो जगह था भारत और चीन के बीच में था, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है एक्चुअल में। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गुदेन्दु ध्रुव। गुदेन्दु जो आगे चलकर पहले दलाई लामा बनते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते हैं। इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब भी गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों के मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। 1630 ईस्वी के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बतियों के बीच लड़ाई शुरू हो गया। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही है। अंततः 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। तिब्बत के एकीकरण के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म में संपन्नता आ गई। जेलक बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी। अब वर्तमान में देखा जाए तो दलाई लामा के चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 साल बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा।
कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे, हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वह बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आ गए। यह 1959 का कहानी है जो हम लोग जान चुके हैं। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ से तुंग का शासन था, उस समय माओ का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वह निर्वासन का ही जिंदगी, माने अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जिंदगी जी रहे हैं। दलाई लामा की छवि जो है वो शांति के प्रतीक के रूप में होती है। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल सम्मान भी मिला है। दलाई लामा का अब कहना है कि वह चीन से आजादी नहीं चाहते, लेकिन स्वायत्तता चाहते हैं कि हमको स्वतंत्र पूर्वक शासन वहां करने दिया जाए। 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब होते रहते हैं। भारत का रुख भी तिब्बत को लेकर जो है चेंज होते रहता है अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से। चलिए, तो ये कहानी था कि मेन मुद्दा यहाँ पर दलाई लामा है, सच्चाई यही। ये वो दलाई लामा को हम लोग भारत से बेला देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, चीन कहता है कि तुम उसको अपने यहाँ शरण, वो चाहता है कि दलाई लामा भारत से निकले, हम उसको मार दें। उसके बाद उन लोग का धर्मगुरु खत्म हो जाएगा, कोई विद्रोह कोई नेतृत्व करता बचेगा नहीं और तिब्बत पूरी तरह मेरा हो जाएगा। उसके बाद हम भारत में हस्तक्षेप करेंगे। छोड़ेगा तो नहीं कोई समय, उसे उस सब देश शांति से बैठने वाला देश है नहीं। लेकिन हाँ, दलाई लामा चले जाएंगे तो कुछ समय के लिए जरूर भारत चीन में रिलेशन बढ़िया हो जाएगा और हम लोग को गलतफहमी हो जाएगा कि बाप रे चीन इतना हिंदी चीनी भाई 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 करत रहे, उन्हें अपन पॉलिटिक्स पूरा बने सुसज्जित तरीके से सेना उन्हें उतार देगा और अंत में तवांग वाला एरिया पर फिर से अटैक करेगा वो। हाँ, है ना। तो भलाई इसी में है कि उसके शक्ति को कंट्रोल करने के लिए दलाई लामा को रखे, और दलाई लामा को भारत रखा है तो अमेरिका हम लोग का सपोर्ट करता है, इससे ये फायदा होता है ना। तो ये सब बैलेंस ऑफ पावर चलते रहता है विश्व में। लेकिन दलाई लामा के बारे में सुनते थे, अब थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो गया होगा ना, है कि नहीं है। तिब्बत वाला बात सुनते थे तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि तिब्बत एक बौद्ध धर्म का शरण स्थल था जो चीन के प्रभाव में था, लेकिन वो अलग देश बनना चाहता है और चीन कहता है तुम मेरा है। बात खेल खत्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं हम लोग। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 17वां दौर भी संपन्न हुआ है। नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 17वां दौर 20 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। 5 महीने के अंतराल के बाद वार्ता का यह दौर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के उस ओर अर्थात चीन की ओर चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर संपन्न हुआ। 17 जुलाई 2022 को पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति के आधार पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान दोनों पक्षों ने किया। दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीके से पश्चिमी सेक्टर अर्थात पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एलएसी से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया। तवांग क्षेत्र में दोनों पक्षों के सैनिकों की झड़प के बाद कोर कमांडर स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की यह पहला ही दौर था। लगभग 10 घंटे तक चली यह वार्ता किसी नए प्रभावी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। पिछली 16वें दौर की वार्ता की तरह इस बार भी दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सहमत हुए। सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने तथा पारस्परिक रूप से स्वीकृत संकल्प पर काम करने को दोनों पक्ष सहमत हुए। चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा मिली। देखिए यही है हमारे अब्दुल्ला यामीन साहब। हाँ, सब छोटा छोटा देश है लेकिन कितना ईमानदार है बताइए। 11 वर्ष राष्ट्रपति को भेज दिया भीतर। अंडरलाइन कर लीजिए। भ्रष्टाचार एवं गबन के मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष के कारावास की सजा वहां के एक स्थानीय अदालत ने 25 दिसंबर 2022 को सुनाई। चलिए रहने दीजिए, बस कल ध्यान में ये सब उतना इंपॉर्टेंट न्यूज अभी तक नहीं मिला हम लोग को। हाँ, तवांग वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना तारीख को अटैक हुआ था, है ना, इस चीज को लेकर। ठीक है, तवांग भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है ना, ये सब चीज थोड़ा अब तो याद हो गया, इसलिए फोटो दिखाए ना, ये सब याद हो जाएगा। चलिए
13 से 18 के दौरान राष्ट्रपति रहे यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में यह सजा अदालत द्वारा सुनाई गई है। भारत विरोधी छवि वाले अब्दुल्ला यामीन को अदालत ने इससे पहले 5 वर्ष के कारावास की सजा 2019 में भी सुनाई थी, जिसके चलते उन्हें जेल में कुछ समय तक रहना पड़ा था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सबूतों में विसंगतियों की बात कहते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। सरकारी स्वामित्व वाले द्वीप को पट्टे पर देने के मामले में 11 वर्ष के कारावास के साथ साथ $50 लाख का जुर्माना भी अदालत ने उन पर आरोपित किया है। इस मामले में रिश्वत लेने एवं मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी उन्हें अदालत ने करार दिया है। उन्हें सुनाई गई सजा में 7 वर्ष की सजा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और 4 वर्ष की सजा रिश्वत लेने के लिए सुनाई गई है। इस फैसले के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। अदालत के इस फैसले के विरुद्ध अपील करने की घोषणा उनके वकील ने की है। उल्लेखनीय है कि भारत के विरोधी एवं चीन के भक्त की छवि वाले अब्दुल्ला यामीन मालदीव के पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति मोमिन अब्दुल गयूम के भाई हैं। 13 से 18 के दौरान वह राष्ट्रपति रहे थे और 18 में वह चुनाव हार गए थे। 23 के चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा प्रोग्रेसिव पार्टी ने की थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं सितवीनी राबुका। सितवीनी राबुका है ना, ये फिजी के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नाम याद रखिएगा, फिजी के नए प्रधानमंत्री, बस इतना ही काफी है। प्रशांत महासागर स्थित द्वीपीय देश फिजी में दिसंबर 2022 में संपन्न संसदीय चुनाव में किसी भी दल अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण 3 पार्टियों के गठबंधन ने नई सरकार का गठन वहां किया है तथा पीपुल अलायंस के नेता सितवीनी राबुका नए प्रधानमंत्री वहां बने हैं। पिछले 15 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे वोरके वेनिम रामा, जो फ्रैंक वेनिम रामा के नाम से प्रायः जाने जाते हैं, को प्रधानमंत्री पद हेतु केवल 1 मत के अंतर से हार का सामना संसद में 24 दिसंबर 2022 को करना पड़ा। 55 सदस्यीय संसद में 27 मत फिजी फर्स्ट पार्टी के वेनिम रामा को मिले, जबकि पीपुल्स अलायंस, सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी एवं नेशनल फेडरेशन पार्टी के गठबंधन के नेता सितवीनी राबुका ने 28 मत हासिल किए। इससे 74 वर्षीय राबुका ही नए प्रधानमंत्री वहां बन गए हैं। 16 वर्ष के अंतराल के बाद लगभग 9 लाख जनसंख्या वाले इस द्वीपीय राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व वेनिम रामा 5 जनवरी 2007 से वहां प्रधानमंत्री थे। 74 वर्षीय सितवीनी राबुका ने 24 दिसंबर 2022 से नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार वहां ग्रहण किया है। पूर्व सैन्य कमांडर रहे राबुका 1987 में 2 बार सैन्य तख्ता पलट के लिए सूत्रधार रहे थे। बाद में 1992 से 99 के दौरान वह प्रधानमंत्री भी रहे। चलिए, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको स्कॉप बोलते हैं, वो ही कॉप का 15वां आयोजन जो है हुआ है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग न्यूज, उसके बाद थोड़ा सा जैव विविधता, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार आता रहता है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। इसको मोस्ट VVI कर लीजिए। हाँ, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन, जिसको COP 50 के नाम से जाना जाता है, कब हुआ? 7 से 19 दिसंबर 2022 को। कहां हुआ? पहले ही बोले मोस्ट VVI है ना, एगो न्यूज मिला इस महीना में, है ना। COP 15 का आयोजन अभी हाल ही में किस देश में हुआ? कनाडा में। कहा? कब से कब ले? 7 से 19। वेरी गुड। खनन, खेती, निर्माण एवं प्रदूषण उत्पन्न करने वाली अन्य गतिविधियों से पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को खोने के जिन खतरों से पृथ्वी जूझ रही है, उन पर विचार करने तथा अंकुश के लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन मूलतः अक्टूबर 2020 में चीन में कुनिंग में होना था, किंतु कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय CBD सचिवालय द्वारा किया गया, जिसका पहला, अंडरलाइन कीजिए, इस कोरोना के चलते इसको बंद किया गया और उसको 2 चरण में। तो पहला भाग हुआ था 11 से 15 अक्टूबर 2011 को, जो वर्चुअल तरीके से हुआ था, और दूसरा भाग चीन के कुमिंग में ही कराया जाना था, जिसके लिए तिथियों में परिवर्तन कई बार किया गया और अंततः 7 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में
चीन की ही मेजबानी में। किसकी मेजबानी में? तो ये भी मोस्ट VVI हो गया। लगता है कनाडा में हुआ तो कनाडा की मेजबानी में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। किसकी मेजबानी में हुआ? जैव विविधता के संबंध में विगत एक दशक के दौरान लिए गए निर्णयों तथा उनकी उपलब्धियों पर चर्चा जो है इस सम्मेलन में की गई। 195 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। सम्मेलन का थीम क्या था? तो मोस्ट VVI कर गोल घेर लीजिए। हाँ, सम्मेलन का थीम भी पूछा जाता है UPSC वगैरह एग्जाम में। इलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को देशों के अपने संसाधनों पर संप्रभु अधिकार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही इसे गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के प्रति विकासशील देशों की जिम्मेदारी को भी पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक जनसंख्या का माने कुल जनसंख्या का 17% है, लेकिन भूमि क्षेत्र हम लोग के पास केवल 2.4% है और इसके जल संसाधनों का केवल 4% होने के बावजूद देश जो है माने भारत जो है जैव विविधता की रक्षा के अपने प्रयासों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वन और वृक्षों का आवरण हमारी वन्य जीव आबादी के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। अपने संबोधन में उन्होंने चीता पुनर्वास, रामसर स्थलों, रामसर के बारे में बताया था, याद कीजिए, पहला महीना में जो पढ़े थे ना। हाँ, तो चीता पुनर्वास तो याद ही होगा मोदी जी। हाँ, रामसर स्थल के बारे में पता ही है ना। जैसे उपलब्धियों का उदाहरण भी दिया। कृषि सब्सिडी की आलोचना का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा, कृषि जैसे कमजोर क्षेत्रों के लिए आवश्यक सहायता को सब्सिडी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। हमारी कृषि अन्य विकासशील देशों की तरह करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का स्रोत है। उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अर्थात COP50 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है, जो इस दशक के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों के संरक्षण पर लक्षित है। सभी सदस्य देशों द्वारा 19 दिसंबर को पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य स्थापित किए गए हैं। टोटल फाइनल में 4 गो लक्ष्य और कौ उद्देश्य। हाँ, समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंडरलाइन कीजिए, 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता है। वर्तमान में 17% स्थलीय और 10% समुद्री क्षेत्र जो है संरक्षित हैं, इसी को बढ़ा के 30% किया गया है। समझौते के तहत गरीब देशों के लिए सालाना वित्तीय मदद को 2025 तक बढ़ाकर कम से कम $20 अरब किया जाएगा। वर्ष 2030 तक यह राशि बढ़ाकर $30 अरब प्रति वर्ष हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2030 तक विभिन्न स्रोतों से जैव विविधता के लिए $200 अरब जुटाने और सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने या सुधार करने के लिए भी काम करने का आह्वान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया था। भारत ने कहा था कि जैव विविधता का संरक्षण जिम्मेदारियों एवं क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है जैव विविधता को भी प्रभावित करता है और जैव विविधता के संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का ज्यादा बोझ विकासशील देशों पर पड़ता है। चलिए ये सब पढ़े, लेकिन फिर भी जैव विविधता एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत क्यों है, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जीवन जहां जहां है, जिस जिस रूप में है, चाहे वो पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य जानवर, वो सारे जीव है, विविधता है। ये जीवों में क्या है? विविधता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से यानी शब्द का उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है। जैव विविधता पृथ्वी पर के पौधा, बैक्टीरिया, जानवर, मनुष्य सहित हर जीव को बताता है।
इसे अक्सर हम लोग पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर का आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। यानी छोटा से छोटा लेकर बड़ा से बड़ा, पेड़ पौधा से लेकर मनुष्य, जानवर, ये सब। और वैसा एरिया जहां पर इस टाइप का विविधता ज्यादा है उसको संरक्षित करने का बात कहा जाता है, क्योंकि अगर एक एक करके धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा कि हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे या हम लोग की जरूरत ही पूरा नहीं होगी। तो वैसा एरिया जहां विविधता बहुत ज्यादा है उसको बचाने की जरूरत है, इसी चीज को लेकर के सम्मेलन होता है, समझ रहे हैं ना। वही 30% एरिया को आप ये कर दीजिए घोषित करके, और उसमें बायोडायवर्सिटी का विकास कीजिए, विविध प्रकार के जीव जंतु, बैक्टीरिया, माने ये सब है ना, ताकि कभी भी ऐसा नौबत आए कि कोई जीव विलुप्त हो रहा है तो उसको हम लोग फिर से जीवन दे सके। एक तो प्राकृतिक कारण से हो रहा है तो भाई हम उसको तो रोका नहीं जा सकते, जैसे न्यूज में दिया हुआ क्लियर, लेकिन मनुष्य के वजह से हो रहा है उसको तो कम से कम हम लोग रोक सकते हैं। नहीं रोकेंगे तो क्या होगा। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता और उसके महत्व को हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, यह पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाता है, जहां प्रत्येक प्रजाति चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, पौधों की प्रजातियों की एक बड़ी संख्या का अर्थ है इसकी फसलों की अधिक विविधता, जितना ज्यादा विभिन्न प्रकार के फसल मिलेगा, क्योंकि इसकी अधिक प्रजाति विविधता सभी जीवन रूपों के लिए प्राकृतिक स्थिरता को सुनिश्चित करती है। तीसरा, विश्व को इसका संरक्षण करना चाहिए ताकि खाद्य श्रृंखला जो है बनी रहे, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर सकता है। और जैसा कि इस बार का थीम क्या है, तो इंग्लिश में वहां दिया हुआ था, तो हिंदी में हमने बता दिया, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, है ना, ये चीज था, है ना, बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, या इसका ये हिंदी हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हर बार ये न्यूज मिलेगा आपको, है ना। अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के बने हैं, ठीक है, जिसमें जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2023 से यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी, अस्थायी तो फिक्स है, हाँ बिल्कुल, तो नए अस्थायी सदस्य बने हैं। भारत की जो है 2 वर्षीय सदस्यता जो है समाप्त हो गई है और उसी के जगह पर माने जैसे समाप्त होता है नया देश को बनाया जाता है, तो भारत का समाप्त हुआ है 1 जनवरी 2023 से। और नए नए 5 गो देश हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। भारत 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। भारत की सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता जो फाइनल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई। भारत के संगे संगे कौन कौन देश के समाप्त हुए? आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की भी परिषद की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई है। अब इन 5 देशों के स्थान पर कौन कौन देश? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, ये 5 गो का समाप्त हुआ कार्यकाल। तो 5 गो का समाप्त हुआ तो 5 गो नया आएगा, तो कौन कौन? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, हाँ, सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 से बने हैं। और फिर इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 2 वर्ष, यानी 23 और 24, यानी 24 दिसंबर 31 दिसंबर तक। यानी परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का इसका चुनाव जो है 9 जून 2022 को कर लिया गया था। नए चुने गए सदस्यों में स्विट्जरलैंड और माल्टा को पश्चिमी यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों से, जापान को एशिया प्रशांत क्षेत्र से, इक्वेडोर को लैटिन अमेरिका से और कैरेबियाई क्षेत्र से, और मोजाम्बिक को अफ्रीका क्षेत्र से, माने एरिया वाइज बांटा गया है कि हर एरिया से एक देश 2 देश आना चाहिए। चलिए, तो इस सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कौन होते हैं? 15 गो। कौन होते हैं? 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में 5 देशों ने, हाँ 1 मिनट, नहीं अस्थायी को बोला 10 गो की 15 गो? अस्थायी 10 गो, 5 गो अस्थायी, सॉरी, हाँ वही मेरे दिमाग में। चलिए, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इन 5 देशों ने यानी भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया है, जो 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद में सदस्य बनाए गए थे, तथा परिषद में इनका कार्यकाल 2 वर्ष
जो 31 दिसंबर 2022 को पूरा हुआ है। भारत जो है, अंडरलाइन कर सकते हैं, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था, 8वीं बार। वर्ष 2022 के दौरान नए चुने गए उपयुक्त 5 देशों के अलावा 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में, अंडरलाइन कीजिएगा, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अन्य अस्थायी, 5 गो ई भला, 5 गो और 5 गो तो अस्थायी होला। बात समझ नहीं, अस्थायी 10 गो, तो 10 गो में 5 गो के तो नाम जान गए नहीं सन, कौन कौन? इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, जापान, ये नो। अब 5 गो और कौन कौन बा अभी? तो अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घाना और यूएई। हाँ, इन 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जून 2021 में बनल बा लोग। ठीक बा, तो 2 वर्ष लोग के समाप्त जब हो जाई तो लोग हट जाई। हाँ, तो तथा परिषद में उनकी 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। यह 5 देश 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा लोग, और फिर हमनी के अगला साल जनवरी महीना में फिर 5 गो नया नाम रखे के पड़ी, ये लोग 5 गो आदमी चल जाई। 2023-24 के लिए चुने गए 5 देशों में मोजाम्बिक एवं स्विट्जरलैंड ही ऐसा देश है जो इससे पूर्व कभी भी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं रहा है। जापान की सर्वाधिक 12वीं बार, इक्वाडोर 3 बार, माल्टा को दूसरी बार अवसर मिला है। जापान रिकॉर्ड 12वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जून 2022 में चुना गया था। वह पहले ही सर्वाधिक 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका था। ब्राजील भी 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, जबकि भारत को 8 बार। चलिए, इस तरह 1 जनवरी 2023 से अब क्लियर डाटा, फाइनल डाटा, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 गो अस्थायी, कौन कौन? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। 5 गो अस्थायी जौना के कार्यकाल इस साल दिसंबर में खत्म हुई, अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घाना और यूएई। अब 5 गो जन 2024 में खत्म हुई 31 दिसंबर के, वो बाटे जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक। और क्लियर समझ में आ गया? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15। अस्थायी कौ गो? अस्थायी कौ गो? 5 अस्थायी के नाम तो हमेशा याद रखना चाहिए, वो अस्थायी है। तो 5 गो कौन कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और, ठीक है। अब भारत चूंकि इस बार निकल गया है, इसलिए अस्थायी सदस्य में भारत शामिल नहीं है, अस्थायी सदस्य में भारत शामिल नहीं है अभी 2023 से, ये चीज दिमाग में रखना है बस। चलिए, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 गो महिला, हाँ, फोर्ब्स ये सब जारी करता है, फोर्ब्स मैगजीन का नाम है ना। वो विश्व में टॉप 100 पावरफुल लेडी पूरे विश्व में, है ना, जारी किया है। और उस टॉप 100 में 6 गो अपने भारत की भी हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के ताजा यानी वर्ष 2022 के आकलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, कहाँ गए फोटो बना, हाँ, ये हैं विश्व की सबसे पावरफुल लेडी। हाँ, ये कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। अंडरलाइन कर लीजिए ना भाई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है वर्तमान में उर्सुला वॉन डेर लेयन, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। ठीक है, तो नंबर 1 स्थान किसका है? उर्सुला वॉन डेर लेयन का। बस एक को ये याद रखना है, अब बाकी भारत के 6 गो याद रखना है। अभी रुक जा लोग, अभी पहले विश्व वाला स्लॉट लिया। जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड का उनके बाद दूसरा, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का इस मामले में तीसरा। तो 3 गो याद रखिएगा, टॉप 3 मोस्ट पावरफुल लेडी इन वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व की 3 पावरफुल लेडी में पहला नाम उर्सुला, दूसरा नाम क्रिस्टीन और तीसरा नाम कमला। हाँ, चलिए, फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जो है 6 दिसंबर 2022 को जारी हुई, जिसमें भारत की कौगो, ठीक है। फोर्ब्स की वर्ष 2022 की सूची में जनरल मोटर्स की मैरी बारा का चौथा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापिका मेलिंडा गेट्स को छठा, इटली की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 7वां। हाँ, तो वर्ष 2022 की फोर्ब्स सूची में पहले 10 नंबर पर जो है उसका नाम यहाँ दे दिया है लिस्ट में। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2022 की सूची में भारत की जिन 6 महिलाओं को स्थान दिया गया है
उनमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अलावा बायोकॉन का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार सौ, नायका की संस्थापिका है फागुनी नायर, HCL की चेयरपर्सन है रोशनी नडार मल्होत्रा, सेवी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच तथा स्टील की चेयरपर्सन है सोमा मंडल। ये 6 महिला हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी जो है आपको अगले पेज में मिलेगा, घबराइए नहीं। यह लगातार चौथा वर्ष है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं के फोर्ब्स सूची में स्थान दिया गया है। वर्ष 2022 की जो ताजा सूची है उस सूची में उनको कौवा स्थान 36वां स्थान, निर्मला सीतारमण को कुल में कौवा स्थान 36वां स्थान, जबकि पिछले बरस 37वां रहे। इस प्रकार उनकी इस रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ। HCL कॉर्पोरेशन की रोशनी नडार मल्होत्रा जो भारत की दूसरी और विश्व की कौवी हो जाती है 52वीं, एक मिनट देखने दीजिए फिर। बायोकॉन की किरण मजूमदार 100 एवं नायका की फागुनी नायर के नाम भी पिछले वर्ष 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल थे। उनके क्रम पिछले वर्ष का ये बात हो रहा है ना। वर्ष 2022 की ताजा सूची में 53वें रोशनी नडार मल्होत्रा कौवे नंबर पे 53वां में। अच्छा, माधवी पुरी बुच जो पिछले बार भी थी 54वें, माधवी पुरी बुच कौवे पे 54वें, सोमा मंडल 67वें, किरण मजूमदार 177वें तथा फागुनी नायर 89वें। ठीक है। सेवी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच तथा सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल को पहले वर्ष ही सबसे शक्तिशाली महिला को मैंने रूप में शामिल किया गया है, जबकि शेष चारों जो हैं पिछले वर्ष भी इस सूची में थी। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2021 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हुई थी और इस वर्ष कितना 6 गो, और 2020 में 3 गो महिला शामिल हुई थी। चलिए थोड़ा फोर्ब्स के बारे में जानिए। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जो है वर्ष 2004 से ही प्रकाशित की जाती रही है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है। हम लोग भी इसको बड़ा रट्टा मारे हैं एग्जाम में, टॉप 3 भारत के, है ना। इस तरीका से याद कर लीजिए, काम चल जाता है। यूपीएससी क्या करता, कंपनी का नाम पूछता था, फलाना महिला किस सेक्टर, 3 को दे दे 4 को दे दे, मैचिंग करत रहो। ई ना पूछी टॉप 3 महिला चर्चा में आ गई ना। अभी कंपनी का नाम यूपीएससी का बड़ी फेवरेट सवाल है। उन्हें कैसे ई कौन सवाल है भाई, कितना महिला का नाम रटक जाओ। अब पता चला ना टॉप पावरफुल महिला भाई यही से पूछ ले भाई, समझ रहे बात को। तो इस तरीका से किस कंपनी कौन काम धंधा से ये लोग जुड़ल बा, ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। तो 2004 से जारी किया जाए। इस सूची के लिए 6 विभिन्न श्रेणियों में शक्तिशाली महिलाओं का चिन्हांकन किया जाता है। इसमें वित्त, व्यापार, लाइफ स्टाइल, मीडिया, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स शामिल है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की वर्ष 2022 की यह सूची इस श्रृंखला में फोर्ब्स की जो है 19वीं बार ये जारी कर रहा है। इस वर्ष 2022 की सूची में शामिल 100 महिलाओं में 10 विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, है ना, माने हेड ऑफ स्टेट्स हैं। चलिए आते हम लोग भारत की जो 6 महिलाएं हैं चर्चा में आ गई, तो इनके बारे में परीक्षा में खासकर प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, जिनमें सबसे पहला नाम किनका है, निर्मला सीतारमण का, जो कुल में 36वां, आईफोन देकर लिखा 36वां, ये टेक्निक है। निर्मला सीतारमण लिखल बा, आईफोन द 36 लिख द का 36, कुल 100 में 36। अब इनके बारे में काफी आप लोग कुछ जान रहे हैं, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वर्ष 2022 की सूची में 36वें स्थान पर रही 63 वर्षीय श्रीमती सीतारमण मई 2019 से भारत की वित्त मंत्री है। 2014 से 17 के दौरान वह भारत की वाणिज्य उद्योग मंत्री, सितंबर 2017 से मई 2019 के दौरान देश की रक्षा मंत्री। वह लगातार चौथी बार विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में स्थान मिला है। वर्ष 2019 की फोर्ब्स की इस सूची में उनका 34वां स्थान था, जबकि 20 में 42वां और 21 में 37वां स्थान पर थी।
चलिए आते हैं रोशनी नडार मल्होत्रा, एक बड़े बाप की बेटी, शिव नडार की बेटी। और ये उनके हस्बैंड रोशनी नडार, नडार खानदान की लड़की, अभी मालिक यही है। हाँ, HCL कंपनी सुने, HCL, एकरे बाप के है। एकरा ना, ये तो बेचारा पहले गाड़ी बेचे, 7 साल लिविंग रिलेशनशिप में रहलन सन, ओकरा बाद शादी उदी भइल। हाँ, लव मैरिज हो जातु हो। चलिए, रोशनी नडार मल्होत्रा HCL के संस्थापक चेयरमैन शिव नडार की इकलौती संतान है। एगो बेटी है, न बेटा न दूगो बहिन, न कुछ न कथो, एगो मात्र इकलौती बेटी। वो IT क्षेत्र की इस मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन है। वर्ष 2010 में शिखर मल्होत्रा के साथ, यही लड़का का नाम शिखर मल्होत्रा है, हाँ, गाड़ी पोछत रहे ओकर बाप का ये गाड़ी बेचत रहे, इतना हम कंफर्म है। ये डिस्ट्रीब्यूटर था कौन कंपनी का, गाड़ी का कोई कंपनी था उसका, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अब तो जुड़ के काफी बड़ा आदमी बन गया ये भी। हाँ, तो तोरा इतना दौलत का होता, इस सोचता बेचारा कि हमर लॉटरी खाए ना लगा जा मरते, ये का ना सोचता कि हम ऐसा करी कि हम मेहरारू के तन कर, और जब बात में मने मेहरारू के भरोसे जीवल आदमी देख ल चिन्ह लोग घर जमाई बने के तैयार है पार्टी। हमनी के क्यों अरबों रुपया दी घर जमाई बनावे कोशिश करी, हमनी खनिया घर जमाई बने वाला है। अब स्वतंत्र पैदा लिए स्वतंत्र मरेंगे है? हमें कितना लड़का बाल लक्षण देके गड़बड़ लगा था, तो घर जमाई बने ला तैयार है सब। का हाल हो इनकर तो ये जानत कोई हो, दिन भर तुमको सुनावत हुई, चल इसको ले लो, घूम ले लो, है ना। हाँ, तब ऐसा, अरे आप लोग पढ़िए लिखिए, अच्छा बढ़िए, हमने तो ललटेन लेके घूमा लोगन, खोजा लोगन। हाँ, कहा रही सन, तो शिखर मल्होत्रा के साथ, शिखर मल्होत्रा HCL के वाइस चेयरमैन है, देख लो, वाइस चेयरमैन, मेहरारू चेयरमैन, हमारा तो वाइस चेयरमैन। हाँ, 41 वर्षीय श्रीमती रोशनी नडार मल्होत्रा को पहले एक आकलन में देश की सबसे संपन्न महिला बताया गया था। फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2018, 19, 20 व 21 की सूची में भी उन्हें स्थान प्रदान किया था। 2019 की सूची में इनका 54वां स्थान मिला था, इस बार कितना 53वां है। हाँ, 2020 में 55, 21 में 52 और 22 में 53, ये 50 के आसपास रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं किरण मजूमदार शॉ वाइकॉन। चलिए 68 वर्षीय किरण मजूमदार शॉ वायोकॉन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के बंगलुरु स्थित कंपनी वायोकॉन की चेयरपर्सन है। वो बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। फोर्ब्स की वर्ष की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 14, 15, 16, 17, 18, 19 बहुत पहले से चली आ रही है, उन्हें लगातार स्थान मिलता रहता है। वर्ष 2019 में फोर्ब्स की सूची में उनको 65वां, 20 में 68वां, 21 में 72वां और 22 में 77वां। उद्योग व्यापार जगत के अनेक पुरस्कारों से वह सम्मानित किरण मजूमदार शॉ को भारत सरकार ने तो खुद पद्मश्री 1989 में दे दिया था, और पद्म भूषण 2005 में, है नहीं। काफी किरण मजूमदार शॉ नाम की परिचय की मोहताज नहीं है, नहीं जानते हैं तो दुख का बात है, याद रखिएगा। वायोकॉन कंपनी जरूर याद रखिएगा, मैचिंग के लिए आए किरण वायोकॉन। हाँ, फागुनी नायर, फाल्गुनी नायर गलत लिखा है, यहां गलत लिखा, दर्पण में गलत लिखा, अंग्रेजी देखिए। 58 वर्षीय फाल्गुनी नायक सौंदर्य उत्पाद कंपनी एक नायिका है, हाँ, उसी की संस्थापक और CEO है ये। 2021 की सूची में इनका 88वां स्थान था, 22 की सूची में 89वां है। IIM अहमदाबाद में पढ़ला के बाद में, है ना, इन्होंने कोटक महिंद्रा ग्रुप में नौकरी किया 1993 में। 2005 में वह इस कंपनी के डायरेक्टर बन गई, मैनेजिंग डायरेक्टर, और 12 में नौकरी छोड़कर अपना स्वयं का एक सौंदर्य उत्पाद कंपनी जिसका नाम है नायका, उन्होंने इसका स्थापना किया। फोर्ब्स ने श्रीमती फाल्गुनी नायर को भारत की सर्वाधिक धनी सेल्फ मेड महिलाओं में से एक बताया। IIM प्रोडक्ट है, तो बहुत इसे कॉलेज से पढ़िए कि IIM का पढ़ा हुआ ज्यादातर देखिएगा अपना कंपनी खोल ही लेता है, और सबका कंपनी सुपर डुपर हिट हुई जाता है। तो पहले कोटक महिंद्रा में काम की, बाद में धीरे धीरे अपना कंपनी खोल ली नायका।
चलिए माधवीपुरी बुच 54वें स्थान पे कुल में, माधवीपुरी इंडियन, ये भी IIM अहमदाबाद में से MBA की है। IIM अहमदाबाद गजब, मतलब यहां से साला लड़का निकलता है, उसका भविष्य। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो MBA करना हो तो IIM अहमदाबाद से कीजिए। हाँ, अब बहुत बड़ा एग्जाम, इसका सवाल हम देखें कैट के थ्रू एडमिशन होता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन हम लोग के बिहार के छात्रों को उधर झुकावे नहीं है। जिस दिन बिहार के छात्रों को IIM का महत्व पता चल जाएगा ना, उस दिन बिहारी भर जाएगा। मस्त इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी के, कुछ नहीं रहता है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी के। अब बहुत हाई फाई लेवल नहीं होता है, बात है कि हम लोग के झुकावे जानकारी ही नहीं है कि पढ़ के कागज हमने जाने दरोगा बन जाए तो बड़ा मजा आई दादा, वही पर हमने ध्यान केंद्रित पर दरोगा तरोगा पर। लेकिन इस सब सेक्टर में जाइए, और जितना प्रशासनिक अधिकारी अपना बाल बच्चा को प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनाता है, वो बात याद रखिएगा, को भी सवाल ही नहीं बना ले। गाड़ी सुनने वाला काम नेता से या पब्लिक से कभी नहीं चाहेगा, वो सब अपना बाल बच्चा को इधर भेज देता है, सीधे ट्रांसफर करता है प्राइवेट सेक्टर की ओर, जाओ तुम लोग ही करो, है ना। तो इसीलिए इस सब पर भी थोड़ा थोड़ा आप नहीं मुड़ सकते हैं, आप चिंता मत कीजिएगा, उसके लिए सोचिएगा भी नहीं, है ना। ये सब करने के लिए आपको कम से कम 7वीं क्लास में सीरियस हो जाना होगा, और 12वीं तक आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, है ना, तभी ना जाके वहां इसमें एडमिशन होगा। BBA MBA करना होगा तो 12वीं तक तो इसका लास्ट हो जाता है, बहुत कम उम्र में ही ये करना पड़ता है ना। तो अब आप नहीं, लेकिन अपना बाल बच्चा हो तो उसके लिए आप सोच सकते हैं। मजाक नहीं, सीरियस बता रहे हैं, हम लोग के दिमाग में बना हुआ IAS नथिंग, कुछ नहीं है। कह रहे हैं ना, इतना भ्रष्ट पोस्ट है, इतना भ्रष्ट पोस्ट है। लड़का अगर हिम्मत वाला नहीं है, बिहारी है कि संभाल लेता है सब अपने आप को, नहीं तो बहुत ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उतना प्रेशर नहीं झेला जाएगा, आप लोग करीब से नहीं देखे इसलिए आप लोग को नहीं पता है। हमारे घर में एक आदमी को हो गया है ना, देखते हैं हमेशा दिमाग उसका खराबी रह रहा है, आप कुछ बात करिए तो टेढ़े बतिया रहा है, अजीब टाइप का संतुलन खो दिया है वो। अब नजदीकी से करीब से अध्ययन करने में पता चल रहा है कि भाई कैसे नहीं खोएगा, ना काम करो तो पब्लिक मारेगा, काम करो तो ऊपर से मारेगा, सब गाड़ी सुनना ही है, दिन भर प्रेशर में रहना है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कब मारा जाएगा, कब गाड़ी से कब क्या हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो काहे को अपना बाल बच्चा को दोबारा हो जाएगा इस सब में भेज दें, तो IAS प्रशासनिक सेवा में भेज दें, वो सब भेजेगा IIM में जाओ पढ़ो लिखो, कोई कंपनी का मालिक बनो भाई। अरे जो बिहारे में दरोगा पुलिस की इज्जत बा, देखो भाई जानला, साउथ इंडिया में कुकुर के भैलू बा, का दरोगा मैंने कहा SP मैंने कहा भाई तुम हमारे संरक्षक बड़ा आराम से रहो ना। वहां पर प्राइवेट सेक्टर वालों का ज्यादा वैल्यू है। कैसे यहाँ के लड़की वाला बाप खोजेला लड़का का करेला सरकारी नौकरी, और उधर का लड़की वाला खोजता है कि कौन कंपनी में काम करता है ना। अब पंजाब में जाइएगा तो वहां का टेंडेंसी है विदेश में जाला कि ना, लड़का विदेश में है कि नहीं, उस तरह के लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाता है। साउथ इंडिया में आज भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत वैल्यू है, खासकर सॉफ्टवेयर का, इस सब तरह का, है ना। लेकिन हम लोग के यहाँ बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है ये नहीं, कुछ है ये नहीं है, तो हम लोग तो खुदे मजबूर हैं बेचारे, हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, है कि नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री रहता, वैसा उसका रुतबा देखा जाता, एक कंपनी का CEO मैनेजिंग डायरेक्टर होता क्या है, वो सबका क्या लाइफ है, तब हम लोग को समझ में आता। तो हमने के आंख के सामने घर से निकले तो दरोगा जी नजर आई, दूसरा कुछ या चोर चिमाड़ नजर आई, कुछ तो नजर आई ना, तो वही टाइप की हमने का कम कौन सब, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग माधवीपुरी बुच के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA की उपाधि प्राप्त श्रीमती माधवीपुरी बुच फाइनेंशियल सेक्टर में काफी समय से सक्रिय रही हैं। ICICI बैंक में विभिन्न पदों पर रहने के बाद ICICI सिक्योरिटीज में MD और CEO रही, तथा सिंगापुर में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल LLP के साथ भी वह रही थी। संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी वह कार्य कर चुकी। माधवीपुरी बुच 1 मार्च 2022 से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी की अध्यक्ष भी रही है। सेबी के अध्यक्ष बनने वाली वो पहली, अंडरलाइन कीजिए मोस्ट VBI। जानते हैं हम लोग में और मास्टरों से हम लोग गलत सिखा देते हैं, सबसे ज्यादा वेतन कलेक्टर, जब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख हो गया तो उससे ज्यादा वेतन क्योंकि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कुछ। अरे 5 लाख रुपए दी चपरासी का वेतन होता है जो कंपनी के अंदर बड़ा बड़ा CEO है। तो ये चीज भी हम लोग गलत समझते हैं। अरे सरकारी में ना उससे ज्यादा वेतन नहीं होगा, प्राइवेट में 5 लाख या अरबों में रहता है महीना, एक से एक कंपनी है, विदेश में गौर होता है। हमारा ही दोस्त स्वरूप चक्रवर्ती इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया, हम पॉलिटिकल साइंस से किए,
और निकलते वो बिजनेस स्टैंडर्ड नामक मैगजीन में उसका जॉब लग गया, वहां से एक्सिम बैंक में उसका ये हो गया, और वहां से निकल रहा है तो देख रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर से सीधे सीतारमन जी से कांटेक्ट हो रहा है, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे जा रहा है। भाई कौन करामात किया कि 10 साल में इतना तरक्की कर लिया, पूना में अपना फ्लैट, मुंबई में फ्लैट, अजीब देख रहे हैं। सिंपल, हाँ बंगाली था, अंग्रेजी जबरदस्त था उसका, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। अब देखिए कहां से कहां भाग लेके उसका चला गया। अब प्राइवेट सेक्टर में कभी उसका ध्यान, कभी आईएएस के बारे में सोचा ही नहीं, और केवल कहां से कहां वो चला गया। देखो हम लोग के दिमाग में बना रहे सबसे ज्यादा वेतन बने कलेक्टर, है ना, ये चीज हम लोग के दिमाग में निगेटिव। ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कमाने वाला बाप रे एक से एक लोग है, लाखों करोड़ों करोड़ों मंथली कमा रहा है सब, है ना। यहाँ तो हम ही जाते कमना में घुस जाते बड़े देख तो नहीं, है ना, ज्यादा खिंचाएंगे तो घूस, 2 नंबर पैसा, 3 नंबर पैसा, इस सब चक्कर के बारे में सोचेंगे। लेकिन कोई हम लोग का कोई गलती नहीं है, हम लोग का पृष्ठभूमि, हम लोग का माहौल, है ना, हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं उसके हिसाब से हम लोग का सोच सही है। कम से कम वो भी मिल जाए, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे, पता चलेगा। बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जानकारी होना चाहिए आपको, है ना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ अच्छा कर सके। चलिए लास्ट एक है और इनका नाम भी पढ़ लेते हैं, सोमा मंडल जी। नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल, ये देखिए एनआईटी की प्रोडक्ट है, ये राउरकेला से इलेक्ट्रिक से इंजीनियरिंग में उपाधि प्राप्त श्रीमती सोमा मंडल को धातु उद्योग में कार्य का 35 वर्षों से अधिक अनुभव है। एल्युमिनियम क्षेत्र की कंपनी नालको से वह कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी। बाद में भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के साथ निदेशक के रूप में भी वह जुड़ी। 1 जनवरी 2021 से सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी की वह चेयरपर्सन है। इस महारत्ना कंपनी की चेयरपर्सन बनने वाली वह पहली महिला है। चलिए, तो दूधू को मिल गया, पहली महिला सेबी का और सेल का, है ना। अब आज रहे दो लोगों, हाँ ध्यान पढ़ लिया इधर, बोल पेट दुखा बोले बोला 1 मिनट। कैसे तय, उसका पूरा पैरामीटर होता है ना, उसका पैरामीटर होता है। जैसे देखा जाता है कि नहीं सही सही बात है, कैपिटल, आपका प्रॉपर्टी कितने का है, आप किस ओहदा पे हैं, है ना, इस तरह का बहुत सारा पैरामीटर होता है। हाँ, फोर्ब्स मैगजीन तय करता है, उसका पैरामीटर तय करता है। निकल गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कौन सा ये वीडियो डाल, ठीक है डाल देंगे। आज रात अभियान 2-4 को बचा, 10-15 मिनट में हो जाएगी। और आर्थिक वाणिज्यिक भी कोशिश करेंगे, खत्म हो जाए अभियान। कम है, आर्थिक न्यूज कम है ना, तो कल हम लोग मैनेज कर लिया जाएगा। कल आर्थिक तक पक्का खत्म कर देंगे, ठीक है। आज रहने दीजिए लोग, ध्यान खत्म करा जी।